आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे। हम शख्सियत उनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शख्सियत वो होती है जो अपनी कड़ी और मेहनत से एक अपनी मंजिल हासिल करती है, तो किसी शख्सियत से कम नहीं है। ऐसी शख्सियत हमारे सामने है जिनका नाम है पूजा। जी हाँ, पूजा ने एक छोटी सी उम्र में इतना दुख सहा है कि शायद जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी हाल में कोरोना निकल कर गया है, लेकिन इस कोरोना काल में उनके पति की मृत्यु हो गई। उन्होंने किस कदर इस दुख को झेला है, इस संदर्भ में भी हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर वो इन 6 महीनों के अंदर ऐसा क्या जज्बा है उनके अंदर जो उस जज्बे को सलाम करना चाहिए, जिससे खुद भी अपनी आजीविका चला रही हैं और साथ में कुछ लोगों को आजीविका दे भी रही है। ऐसी शख्सियत हमारे सामने है पूजा जी। जी, हम पूजा जी से बात करेंगे। जी पूजा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा शर्मा है। नमस्कार। आप ये बताइए, आपकी शादी को कितने साल हो गए और जब आपकी शादी हुई थी तब आप कितने साल की थी? मेरी शादी 2006 में हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र 20 वर्ष की थी और मेरी शादी को 15 साल हो गए 11 मई को। अभी कोरोना काल गया है, कहें तो कोरोना अभी चल रहा है, सरकार की गाइडलाइन में हम उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन बीते कुछ महीने में जो कोरोना था चरम सीमा पर था, उसमें आपके पति की डेथ हो गई। वो लम्हा आपने किस जद्दोजहद के साथ काटा, आप जरा बताएं। कोरोना काल में मुझे पता ही नहीं चला कि उनको कोरोना किस स्टेज तक पहुंच गया। मैं उन्हें मालवीय नगर हॉस्पिटल लेकर गई और वहां मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला। उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं फिर उनको अम्बेडकर लेकर गई, वहां पर भी ऑक्सीजन नहीं मिला और हमने एक एम्बुलेंस करी और उसमें बोला कि ऑक्सीजन है, पर उसमें ऑक्सीजन नहीं था। तो मेरे जीवन साथी मनमोहन जी राम मलोहिया हॉस्पिटल तक तड़पते हुए गए और जब मैंने वहां भर्ती कराया उनको और उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला, बहुत जीवन में मैं इस वक्त तुमको छोड़कर जा रहा हूँ, बहुत दुख की घड़ी है पूजा, लेकिन खुद को संभालना। ये कोरोना ने हमारे परिवार को नष्ट कर दिया। आज उस वक्त को याद करती हूँ तो बहुत दुख और बहुत कष्ट होता है मुझे। कोरोना के कारण मेरा जीवन अधूरा रह गया। 15 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे हमारी शादी को। तो 17 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली राम मलोहिया हॉस्पिटल में। कारण सिर्फ एक था कि ऑक्सीजन। बहुत दुख की घड़ी थी मेरे लिए। 17 अप्रैल को जब वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट थे, उससे पहले 11 तारीख को आपकी शादी की सालगिरह थी। 11 मई की मेरी उसके बाद शादी की सालगिरह थी। अगले महीने 11 मई को शादी की सालगिरह जी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की घड़ी ये थी कि जीवन साथी छोड़ के गए। मैं बिल्कुल अपने दिमाग का संतुलन बिल्कुल खो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटियों को कैसे संभालूंगी और 80 वर्ष के मेरे ससुर है, मैं उनको कैसे संभालूंगी, क्या करूंगी, क्योंकि बिना मर्द की घर नहीं चलता। मेरी बेटियों का ना भाई है और ना पिता है, मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ूंगी। तो जश्न का माहौल एकदम मातम में बदल जाना। आप शादी की एनिवर्सरी थी अगले महीने, आप उसकी तैयारी में लगे होंगे, किस तरीका से आपका प्लान होगा कि हम ये करेंगे, सारे सपने सजोए होंगे, लेकिन वो सारे धरे के धरे रह गए क्योंकि प्रकृति के आगे किसी की चलती नहीं है। तो क्या कुछ तैयारियां थी आपकी, क्या कुछ प्लानिंग थी? उसके साथ ये सब कुछ उसी बीच उसी घड़ी में आपके साथ ये हादसा हो गया। हमारी शादी को 15 वर्ष होने वाले थे।
तो बहुत खुश थे, क्योंकि 15 वर्ष में जो वर्षगांठ मनाई जाती है उसमें जयमाला का दोबारा से उत्सव होता है और फिर वैसे ही दावत की जाती है। मेरे स्वामी ने सारी तैयारी कर रखी थी। मेरे लिए कष्टदायक ये था कि जो तैयारी उन्होंने एनिवर्सरी के लिए कर रखी थी हमारी, वही जो सामान था, सामग्री थी भोजन की, जो उस टाइम उपलब्ध किया गया था, जैसे फूल माला जो मंगाई जाने वाली थी, बुकिंग कर दी थी, वो सारा उनकी 13वीं में लगाया गया और मेरे लिए इससे कष्टदायक कुछ नहीं था। हमारे यहाँ जब एक रस्म होती है ये सफेद वस्त्र पहनाने की, तो जिस दिन ये रस्म थी उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी और ये मेरे लिए बहुत दुखदायक वक्त था। उस दुखदाई वक्त में सबसे पहले आप किस शख्स का नाम लेना चाहेंगे जो आपकी दुखद घड़ी में आपके साथ खड़ा रहा? उसके साथ साथ ऐसे कौन से वो लोग थे जो उस समय जब दुख की घड़ी थी आपके ऊपर, एक बहुत बड़ा संकट था आपके परिवार के ऊपर, जिन लोगों ने आपका सहयोग किया हो, जरा उनके बारे में बताइए। मैं तो उनका एहसान कभी भूल ही नहीं सकती। मैंने सोच लिया था कि जो 2 बेटियां हैं इनका निवारण कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अपने जीवन को अंतिम राह की तरफ ले गई। मैं जहां रहती हूँ वहां ऊपर छत से कूदने के लिए अपनी बेटियों के साथ सोच लिया था कि यहां से छलांग लगा देंगे, जीवन को अपने नष्ट कर देंगे। तो मेरे ससुर हैं, उन्होंने बोला बेटा आप ही हमारी बेटी हो, लेकिन नहीं समझ में आता जब जीवन साथी इतनी सी उम्र में छोड़ जाता है बीच रास्ते में, तो बहुत दुखदायक होता है। हमने सोचा हम अपनी जीवन की ये यात्रा को समाप्त कर देंगे और अंतिम क्षण में पता नहीं क्या हुआ कि मैं बेहोश होकर गिर गई और मेरी बेटी ने एक अर्जुन सर हैं, जब हमें कोरोना हुआ था हम उनके सेंटर में रहे थे, पुष्प विहार सेक्टर 3 में, और उन्होंने उनको कॉल किया रात को और अर्जुन सर ने फोन उठाया। उनको मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी और हम सब लोग ना इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, सर आप क्या हमारी मदद कर सकते हैं? सर ने उस टाइम पता नहीं कैसे वो रात को आए। जब मुझे होश आया तो वो मेरे सामने बैठे हुए थे, मेरे बच्चों के हाथ में कुछ खाने के लिए वस्तु दे रखी थी और उन्होंने तुरंत एक मनिका मैम है उन्हें कॉल किया। मनिका मैम का कॉल आया और उन्होंने बोला पूजा अपने आप को संभालो, हम लोग कुछ करते हैं। ऐसे जीवन बहुत अनमोल है, बेटियां भी बहुत अनमोल हैं, तुम ये क्या करने जा रही हो? जाने वाला तो चला गया, तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है। फिर वो आई और मुझे पता चला कि वो एक एनजीओ से थी जिसका नाम रसोई ऑन व्हील्स है। सुबह तक उन मैम के द्वारा मेरे पास कई मैमों का फोन आया जिन्होंने मुझे समझाया, जिनका नाम था जैसे सिमरन मैम, साहिबा मैम, पूजा मैम, नीरा मैम, माया मैम, शालिनी मैम, समीला मैम, जिन्होंने मतलब मुझे सिर्फ फोन आ रहे थे ये समझाने के लिए पूजा जीवन अनमोल है, बेटियां उससे भी ज्यादा अनमोल हैं, तुम ये जीवन को नाश नहीं करना, अपने आप को संभालना। अगले दिन इनके यहाँ से मुझे राशन की सुविधा आई, मेरी बच्चों के लिए कपड़े की सुविधा आई और मुझे 2-3 दिन तक संभालते रहे। फिर एक सिमरन मैम है जो सिलाई का और कढ़ाई बुनाई का काम करती हैं, इन्होंने बोला पूजा जीवन बहुत अनमोल है, इसे नष्ट नहीं करना है, हम आपकी जितनी हो सके मदद करेंगे। तो उन्होंने हमारे लिए मशीन भेजी और साहिबा मैम है उन्होंने राशन की सुविधा उपलब्ध कराई और जितनी भी मैम है उन्होंने कपड़ा दिया, किसी ने कुछ दिया और ऑर्डर दिया मुझे कि मास्क बनाने हैं और आपको थैले बनाने हैं। मैंने मास्क और थैले बनाए, 15 दिन के अंदर बना दिए और पहली बार जब मेरे हाथ में वो 5,000 रुपए आए ना, मेरे लिए बहुत अनमोल थे। उन पैसों को देख के लगा कि हाँ मैं अपनी बच्चियों का निवारण कर सकती हूँ, मैं उनका पालन पोषण कर सकती हूँ। चलिए, ऐसी दुख की घड़ी में जो अर्जुन जिनका आप नाम ले रहे हैं, अगर हम उनको कहें फरिश्ता बन के कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया जिसने पूरा ढांढस बनाया, जिसने सहयोग किया, सहयोग चाहे छोटा हो बड़ा हो, सहयोग होता है और दुख की घड़ी में जो साथ में खड़ा रहे है ना, उसको हम फरिश्ता ही कहेंगे। इसके साथ साथ अब आपका अहम क्या है, क्योंकि जीवन अभी आपका बहुत है, अभी आपकी कोई उम्र नहीं है, आपने क्या सोचा है, फ्यूचर प्लान क्या है?
मैंने सोचा है कि मैं जैसे अनाथ अपने बच्चों को लेकर चल रही हूँ, ऐसे मैं ये थैले बनाए तो और भी महिलाएं आई कि बहन हमको कपड़ा दे दो, हमारे लॉकडाउन में पति का काम चला गया है, कुछ आई कि मेरा बेटा चला गया है, कुछ आई कि मेरा तो पूरा परिवार ही नष्ट हो गया है। हमने वो थैले, मेरे पास वेस्ट मटेरियल आता रहा, एक ऋतुका मैम है उन्होंने भिजवाया, और भी संगीता मैम है उन्होंने भिजवाया। तो वेस्ट मटेरियल को हम उस कपड़े को बना के थैले बेचते रहे। हम पे इतने पैसे हुए कि हमने मशीन के लिए कहा, तो जो मनिका मैम है उन्होंने एक मशीन हमारे लिए और उपलब्ध कराई, और हम 2 मशीनों पे दोनों बैठ गए और दिन रात हमने वो मास्क और थैले बनाने का काम किया। हमने फिर एक मशीन खुद अपने पैसे से ली। आज हमारे पास, पहले हमारे पास 7 महिलाएं थी, फिर 12 थी, फिर 24 थी, फिर 35 थी। आज हम 70 महिलाएं हैं जो खड़ी हुई हैं। आप ये भी बताइए, जैसे कई एनजीओ ने आपकी मदद की, कई एनजीओ ऐसे भी आए, और कुछ मुझे ये पता लगा है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट की डीएम मैडम हैं, उनकी तरफ से भी शायद कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आए, और वहां से ऑफिस से भी कुछ लोग आए आपकी मदद के लिए। वो आपकी किस रूप में मदद करते हैं और कैसे मदद कर रहे हैं? बहुत अच्छे से मेरी मदद कर रहे हैं। उनमें से एसडीएम ऑफिस की तरफ से रुक्मणी मैम आई, मुझे उन्होंने जीवन की एक नई राह दी। मतलब जो हम ये सामान बनाते हैं, अब तो हमारे यहाँ पे बैग, थैले और हर तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहले ये डॉल बनाई हमने, जो नीलू बत्रा मैम ने इसका कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसके बाद मेरा जो भी कार्य है, मनिका मैम ने स्टॉल लगाई मेहरौली में और सैनी फॉर्म में, और गुड़गांवा में, कई जगह मनिका मैम ने स्टॉल लगवाई मेरी। और ये रुक्मणी मैम ने स्लैक सिटी मॉल में मेरी स्टॉल लगवाई, कई जगह लगाई। अभी एनसीआर दिल्ली हाट में वो स्टॉल लगी हुई है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि रुक्मणी मैम हमारे इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। जैसे मान लीजिए साउथ डिस्ट्रिक्ट की जो मजिस्ट्रेट हैं अंकिता चक्रवर्ती जी, उनके सानिध्य में ये जो रुक्मणी मैडम हैं, उनके सानिध्य में काम कर रही हैं, और साउथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई मदद आपको जो आगे भी बोला हो कि हमें इस तरीका से आपकी मदद करेंगे, क्या है? अभी तो मैं कार्य में उनसे अभी कुछ ही वक्त में जुड़ी हुई हूँ, लेकिन वो आके उन्होंने हमारा जो हौसला बढ़ाया, मैं उम्मीद करती हूँ और मेरे को उम्मीद है कि वो हमारी आगे मदद करेंगी। मैं अभी फिलहाल में जुड़ी हूँ, तो मैं संपूर्ण तरीके से इस कार्य के बारे में नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मेरा जो हौसला बढ़ाया था आज भी मेरे लिए बहुत काबिले तारीफ है। मेरे लिए और मेरी जो 70 महिलाएं थी उनसे वो मिलने आई, उनको देखकर हमारा हौसला बढ़ा। उन्होंने हमको समझाया कि नारी शक्ति कभी कमजोर नहीं है, उसे हमें हिम्मत बांधनी है, आगे कार्य को बढ़ाते रहना है, और आपकी जहां भी मदद की जरूरत होगी हम सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। 70 महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। यस सर। उनकी आजीविका भी आपसे जुड़ी हुई है। हाँ। वो आपसे क्या अपेक्षा रखती हैं और आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? वो आपसे क्या चाहती हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि वो जब अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, ये लॉकडाउन ने, कोरोना ने सबके परिवार को लगभग नष्ट करने की कगार पे लाके खड़ा कर दिया था। काम नहीं है, कारोबार नहीं है, और उस दौरान अगर किसी महिला को थोड़ा सा भी काम मिलता है तो एक उम्मीद जगती है, जैसे मेरी जगी थी उन थैले और मास्कों को बनाकर। तो इन औरतें जो आ रही थी मेरे पास, कईयों के पास खाने के लिए राशन नहीं था। मुझे मनिका मैम ने एक मैम से मिलवाया था जिनका नाम है मिनी मैम, और वो लॉटरी एनजीओ से हैं। उन्होंने मेरी इतनी मदद करी कि राशन की दुकान खुलवाई थी, और वो राशन की दुकान से मैंने 3-4 महीने कार्य किया जो भी था। और जो महिलाएं आती थी मैं उसी राशन की दुकान से उनको राशन देती थी, क्योंकि कई महिलाएं। किस टाइप के लोगों को आप राशन देते थे? राशन लेने वालों की तो लाइन लग जाती है, लेकिन आप जो राशन देते थे वो किस टाइप के परिवार को देते थे? कितने जरूरतमंद लोग होते थे, आप उनको मदद करते थे?
जो मैं राशन देती थी, लॉटरी वालों ने मेरी इतनी मदद करी, मैं उनका मिनी मैम का धन्यवाद करती हूँ, शालिनी मैम का धन्यवाद करती हूँ, तरुण सर का धन्यवाद करती हूँ, संगीता मैम का धन्यवाद करती हूँ। लॉटरी से उन्होंने मेरी जो मदद की थी, उस मदद को मैंने आगे बढ़ाया। जिनके कोरोना से परिवार नष्ट हो गए थे, जिनके कमाने वाले मुखिया ही नहीं रहे थे, जो बिल्कुल अनाथ हो गए थे, जैसे 50 साल से ऊपर है, वो एजेड कहीं काम करने नहीं जा सकती, उनके राशन में मैंने मदद करी। जिनके पति चले गए थे उनकी मैंने मदद करी। जिनके बेटे या भाई चले गए थे उनकी मैंने मदद करी। और कई तो ऐसी थी बुढ़िया जिनका पूरे परिवार ही नष्ट हो गए कोरोना में। लेकिन अगर लॉटरी वाले मेरी इतनी मदद नहीं करते दुकान खुलवाकर, तो मैं शायद उन लोगों की मदद नहीं कर पाती। तो रसोई ऑन व्हील्स और लॉटरी एनजीओ ने जो मेरी मदद करी है, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। आपकी वो घड़ी जब आप याद करते होंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचते होंगे, तो अभी आपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या प्लान किया है? सबसे पहले तो उनको पढ़ाना है साहब, क्योंकि हम लोग अनपढ़, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सोचकर हम लोग बैठ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है पढ़ाई। ये मुझे अब पता चला जब मैं दुनिया में अकेली हो गई। मेरे लिए कोई जॉब नहीं थी क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, और मैंने फिर ये सोचा कि मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है। तो ये इन्होंने मेरे बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और आज मेरे बच्चों की जो पढ़ाई चल रही है, इसमें नीलू बत्रा मैम उनकी ट्यूशन की और कंप्यूटर की फीस देती हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। इन सब ने जो मेरे बच्चों के लिए किया है, मैं और मेरे लिए किया है, मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ सर। और जो मेरे पास महिलाएं आती है ना, बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी अगर इस खबर को देख रहे हैं या देखेंगे, वो हमारे लिए इतनी मदद करे कि हमें काम दे। हमें काम की और अपनी मेहनत के पैसे चाहिए। हम अपने काम और हिम्मत करना चाहते हैं। हम सारे अनपढ़ हैं, हम अनपढ़ों के लायक अगर कोई कार्य हो तो हम करने को तैयार हैं। बस हमें मेहनत और हमारे कार्य के अगर हमें पैसा मिलता रहे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज 70 है, हम और बढ़ेंगे, क्योंकि अनपढ़ों की तादाद बहुत ज्यादा है और लॉकडाउन ने सबकी कमर तोड़ दी है। हौसले अगर बुलंद होते हैं तो मंजिल आसान हो जाती है। पूजा जी की बात से साफ स्पष्ट होता है कि अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। पूजा जी ने पिछले इंटरव्यू में बोला था कि हमें किसी की मदद भीख के रूप में नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। और लोगों से गुजारिश भी कर रही हैं, जो भी बिजनेसमैन लोग हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है, हमारे काम की, हमारे हुनर की, हमारे साथ जो 70 महिलाएं जुड़ी हैं, उनके हुनर की कोई ज़रूरत है, उनकी मेहनत की कोई ज़रूरत है, तो हमें काम दें जिससे कि हमारी आजीविका चल सके। डी न्यूज के लिए प्रिया और मुस्कान के साथ राज नारायण मिश्रा, कृष्णा पार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।